हेलो, नमस्कार, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के इस विद्या मंदिर में। आज हम डीसी जनरेटर के 5वां क्लास को कवर करेंगे और इसमें लगातार जो डीसी जनरेटर का क्वेश्चंस है मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं और उसका अच्छा से अच्छा कोशिश कर रहा हूं कि कंटेंट आपके नोटबुक तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो को देखिएगा। आज हम डीसी जनरेटर का 5वां एमसीक्यूज क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, है ना। इससे पहले वाली जो हमारी क्लास थी उसमें भी हमने डीसी जनरेटर के बेसिक क्वेश्चनों को सॉल्व किया था और मतलब कि जहां से जनरेटर की शुरुआत होती है ऐसे क्वेश्चनों को, उस टाइप के, उस लेवल के क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया था। तो आज के इस क्लास में देखिए क्या कैसे आने वाले हैं और ये जो क्लास है ये बेसिकली किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप रेलवे के लिए, एएफपी टेक्नीशियन के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बार्क के लिए या फिर ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए या आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये डीसी जनरेटर वाली जो पार्ट है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन जैसा कि आप सभी के सामने भी आ चुका है, पूरे सेशन को देखिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा और महसूस कीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है ना। चलिए, डीसी जनरेटर है। जनरेटर में रिएक्टेंस वोल्टेज किस प्रकार का कम्यूटेशन उत्पन्न करती है। आप सभी ने सुना होगा कि रिएक्टेंस वोल्टेज जनरेट होता है किसी जनरेटर में, लेकिन ये रिएक्टेंस वोल्टेज है एक्चुअल में जनरेट होता कैसे है इसके बारे में देखिए, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर करूं। आपको क्वेश्चन का आंसर तो पता है, मुझे मालूम है, लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर करूंगा तो कई सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको एक ही साथ मिल जाएंगे। देखिए, जनरेटर के इंटरनल पार्ट की हम बात करेंगे। इंटरनल पार्ट का मतलब क्या है, ये इसका कम्यूटेटर है ना। कम्यूटेटर का ये क्या है, इसका सेगमेंट है। इस प्रकार से कम्यूटेटर का अलग अलग सेगमेंट होता है। ये देखिए, ये कम्यूटेटर के सेगमेंट हो गए। अब कम्यूटेटर जो होता है इसमें आर्मेचर से जो वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग में 2 लीड्स होते हैं। मतलब कि कोई सा भी एक कॉइल होगा, उस कॉइल में कितने लीड होंगे, 2 लीड होंगे, S1 या S2, T1 T2 जो भी आप नाम दे दीजिए। तो ये लीड कहाँ आके कनेक्ट होते हैं, ये जो वायर के लीड्स होते हैं इस प्रकार से कनेक्ट हो जाते हैं ये इसके कम्यूटेटर सेगमेंट में। इस प्रकार से कम्यूटेटर सेगमेंट में कनेक्ट हो गए। अब इसमें क्या होता है ना कि कार्बन ब्रुश होते हैं। जैसे ही कम्यूटेटर घूमता है तो वो कार्बन ब्रुश के संपर्क में होता हुआ घूमता है। तो जब फर्स्ट टाइम आपका कार्बन ब्रुश एक ही कम्यूटेटर सेगमेंट के कांटेक्ट में आता है, इस प्रकार से ये कार्बन ब्रुश अभी देखिए एक ही कम्यूटेटर सेगमेंट के कांटेक्ट में आया। फिर जब ये घूमते घूमते अगले नेक्स्ट सेकेंड में ये जब संपर्क बनाएगा तो ये जो कार्बन ब्रुश है ये 2 कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में संपर्क बनाएगी। अभी देखिए, स्टार्टिंग में करंट किस तरह चल रही थी। एग्जांपल के लिए मान लीजिए करंट की प्रवाह इस डायरेक्शन में है। कब, जब एक कम्यूटेटर सेगमेंट के कांटेक्ट में था आपका कार्बन ब्रुश, और जैसे ही इसने 2 कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में कांटेक्ट बनाया, वैसे ही करंट जो है अपनी डायरेक्शन को तुरंत चेंज कर देता है, बहुत ही फास्ट चेंज करता है। और जैसे ये फास्ट चेंज करता है वैसे ही एक वोल्टेज उत्पन्न होता है जिसको हम कहते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज, जिसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंस वोल्टेज। और सबसे अजूबा की बात यह है कि ये जो रिएक्टेंस वोल्टेज है ना, ये किस नियम को फॉलो करती है, ये लेंज के नियम को फॉलो करती है। लिखिएगा, ये लेंज लॉ को क्या करती है, ये इसके नियम को पालन करती है, नियम का पालन करती है, लेंज नियम का। और लेंज नियम का पालन करते हुए ये इस करंट की, ये जो वोल्टेज है इस बदलते हुए करंट का क्या करने लगता है, विरोध करने लगता है, जिससे यहां पर क्या होता है, स्पार्किंग पैदा होती है। क्या पैदा हो जाती है, स्पार्किंग पैदा हो जाती है। तो आंसर आपको पता चल गया, आदर्श कम्यूटेशन, स्मूथ कम्यूटेशन, रफ कम्यूटेशन। अब ये स्मूथ और रफ कम्यूटेशन क्या है, देखिए जो करंट का बदलाव हो रहा है ना, अगर देखिए जो करंट का बदलाव हो रहा है, अगर करंट का जो चेंजमेंट है ये फास्ट होगा, कैसा होगा, फास्ट, तो किस प्रकार का कम्यूटेशन होगा, रफ कम्यूटेशन। रफ कम्यूटेशन का मतलब क्या होगा, स्पार्किंग होना, स्पार्किंग करना। और अगर ये करंट ना स्लो, अगर ये करंट कैसी चेंजमेंट होगी, स्लो चेंज होगी, तो इसमें इसको कहा जाता है स्मूथ स्पार्किंग।
इसको कही जाती है स्मूथ स्पार्किंग। तो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, रफ होगा कि स्मूथ होगा, तो इसमें रफ कम्यूटेशन होगा। क्या होगा, रफ कम्यूटेशन होगा, है ना। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो चुका है और आप सभी के नोटबुक तक भी इसका आंसर पहुंच चुका है ना। उम्मीद है मुझे कि जो कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ये कंटेंट आपको बेहद ही पसंद आ रहा होगा। और अगर पसंद आ रहा है तो बिल्कुल दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दूसरे मित्रों तक शेयर जो है वो जरूर करिएगा, है ना। आगे देखिए, इसी प्रकार का कंसेप्ट पाने के लिए पूरे क्लास को देखिएगा जरूर आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह वैद्युतिक मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है, वो कौन सी मशीन कहलाती है, क्या कहलाती है। ऑप्शन है डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, एसी मोटर या परिणामित्र, है ना। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों बात क्या आ रही है, यांत्रिक ऊर्जा और वैद्युतिक ऊर्जा की। तो डीसी जनरेटर ही ऐसा काम कर सकता है, डीसी जनरेटर ही ऐसा क्या कर सकता है, ऐसा काम कर सकता है। अब देखिए यहां से जो हम डीसी जनरेटर को इनपुट के रूप में क्या दे रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि यांत्रिक बल दे रहे हैं, इसको इनपुट के रूप में बल दे रहे हैं। तो ये इनपुट के रूप में जो हम बल दे रहे हैं ये किस में होगा, ये बीएचपी में होगा, किसमें, ब्रेक हॉर्स पावर में होगा, यहीं से इसको बल मिलेगा। अब ये यांत्रिक बल जो है ना, ये एक्चुअल में है क्या, ये प्राइम मूवर है, ये क्या है, प्राइम मूवर है। और इस प्राइम मूवर, ये जो प्राइम मूवर है, इसके घूमने की जो दिशा है, इसके घूमने की जो दिशा है, इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो जो फैराडे का राइट हैंड रूल है ना, इसी के द्वारा हम करते हैं। इसीलिए फैराडे में राइट हैंड रूल हमेशा लगता है, हमेशा फैराडे में कौन सा रूल लगता है, राइट हैंड रूल लगता है, क्योंकि ये जो प्राइम मूवर से हम यांत्रिक बल दे करके इस जनरेटर को घुमा रहे हैं, यानी कि इनपुट दे रहे हैं ताकि जनरेटर हमारे घूमे और हमें वैद्युतिक ऊर्जा आउटपुट में दे। तो हम क्या करते हैं, प्राइम मूवर देते हैं, और प्राइम मूवर किस डायरेक्शन में घूम रही है वही हम राइट हैंड रूल से पता करते हैं, ठीक है। तो इनपुट के रूप में यांत्रिक बल दे दिया बीएचपी। अगर मैं कहूं कि 1 एचपी में कितने वाट होती है, तो 746 वाट होती है। कितने वाट, 746 वाट। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, वो क्या क्वेश्चन है जरा बताइए हमें भी। तो क्वेश्चन ये बनता है ब्रिटिश और मीट्रिक के बारे में, है ना। किसके बारे में, ब्रिटिश प्रणाली और एक क्वेश्चन बनती है मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली कभी भी आपसे ये नहीं बोलेगा कि भैया 1 एचपी में कितने वाट होते हैं ये बताइए, क्योंकि आप टेक्निकल नॉलेज ले रहे हैं। तो ब्रिटिश और मीट्रिक जो सिस्टम होता है बहुत ही इसमें मायने रखता है, ठीक है दोस्तों। तो ब्रिटिश में कितना होगा, तो 746 वाट ब्रिटिश में होती है, और 735.5 वाट किस में होती है, ये होती है आपका मीट्रिक में। तो ब्रिटिश सिस्टम जो होता है वो अधिक होता है, वो बड़ा होता है उसका मान, है ना। तो ये देखिए, ये हमारा क्या है, जनरेटर का इनपुट है। ये बेसिकली क्या है, जनरेटर का हमारा इनपुट वाला सेक्शन है, हमें आउटपुट तक पहुंचना है। अब जनरेटर को जब हम इनपुट के रूप में ये दे दिए, तो ये हमें आउटपुट में क्या देगा वो देखना है ना, हमें आउटपुट में क्या देगा। तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहां पर क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलपमेंट, यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलपमेंट होगी, किसमें, आर्मेचर में। किसमें होगी, आर्मेचर में। तो किस मान में होगी, वो मान भी हमें बता दीजिए। तो सुनिए, वो मान होगा आपका ईजी, जिसको आप जनरेटेड ईएमएफ कहते हैं, जिसको आप ईएमएफ कहते हैं, गुड़े ईजी गुड़े आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट डेवलप होगा और जनरेटेड ईएमएफ डेवलप होगी कब, जब आप इसको यांत्रिक बल देंगे इनपुट के रूप में। फिर यहां से आपको आउटपुट क्या मिलेगी, अब यहां से फाइनल आपको जो आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगा, वो आपको टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट मिलेगी। ये क्या है, आपका आउटपुट है, टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट, है ना। यहां से आपने जनरेटर को इनपुट दिया, इस प्रकार से जनरेटर से आपको क्या मिल गया, आउटपुट। ऐसा काम कौन कर सकता है, तो ऐसा बेहद शानदार काम डीसी जनरेटर ही कर सकती है। देखिए दोस्तों, जब आपको मशीन्स को गहराई से समझना होगा ना, तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। आपको मैं चाहता तो डीसी जनरेटर का ऑप्शन टिक लगा के ना आपसे निकल गया होता, लेकिन ऐसा कंटेंट देने से क्या फायदा, ऐसा कंटेंट देने से कुछ नहीं फायदा है आपका, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, डीसी जनरेटर हो गया। और ये जो आपका रेलवे और
टीओ जैसे जो एग्जाम्स होते हैं ना, इसमें इतना इजी क्वेश्चंस भी नहीं आता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और आपको बेसिक क्वेश्चंस जो है वो उसका आंसर पता होना चाहिए। वह वैद्युत मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में बदलता है, ये कंप्लीट है। डीसी जनरेटर के डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होने के कारण इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? डीसी जनरेटर में जो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ना, होने के कारण इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? मोटर, डायनामो, बैटरी या ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। तो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? डायनामो कहते हैं, है ना। अब देखिए डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, जो जिसको हम कहते हैं ईजी, ये होता है आपका BLV sin थीटा, BLV sin थीटा। और इसके बारे में कल के क्लास में भी हमने बात करी थी, BLV sin थीटा के बारे में। अब जो डायनामो होता है ना, इसमें बेसिकली होता क्या है? तो इसमें परमानेंट मैग्नेट होते हैं। इसमें क्या होती है? परमानेंट चुंबक होते हैं। और इसी परमानेंट चुंबक में अगर आप किसी भी कॉइल को अगर आप रन कराते हैं तो उसमें जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है वो भी परमानेंट मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होती है, परमानेंट मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है। फिर इसी परमानेंट मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या होता है? आपका जनरेट होता है ईएमएफ, ठीक है ना। अब बात यहां पर ये आती है कि भाई इसका यूज हम कहां पर करते हैं, ठीक है। तो चाहे आप बाइक को ले लीजिए, इस चित्र को आप देखिए, ये चित्र किसकी है? एक बहुत ही बढ़िया बाइक है ना। इस बाइक में लगी होती है परमानेंट मैग्नेट वाले जनरेटर। बाइक के अलावा चाहे आपका स्कूटर हो या फिर आपकी कार हो, वहां पर कौन सा जनरेटर लगा होता है? तो ये परमानेंट मैग्नेट जनरेटर ही लगा होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये वाली जो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, इस भाग में परमानेंट मैग्नेट जनरेटर लगा हुआ है। अगर इस पार्ट को मैं ओपन करके आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ये कॉइल्स लगी हुई है ना। ये क्या है? ये है कॉइल्स लगी है, ये इसके स्टेटर वाला पार्ट है। और इसके चारों तरफ क्या है? परमानेंट मैग्नेट जनरेटर है जो जनरेट करता है ईएमएफ और बाइक को चारों तरफ सप्लाई देती है। और बाइक के सारे चीज जो है जो इलेक्ट्रिकल से चलने वाली चीजें होती है वो क्या करती हैं? वो ऑपरेट हो जाती है ना। जैसे कि जो गाड़ी के आपके हैंडल के साइड में जो ऑटोमीटर लगा होता है, जो 2-3 मीटर लगी होती है, उनको सप्लाई कहां से मिलता है? उनको सब सप्लाई यहीं से मिलती है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करके बस आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है और कमेंट करके ये बताना है कि ये जो क्लास है आपको कैसी लग रही है ना। नो लोड पर पैदा हुई ईएमएफ तथा फील्ड करंट के संबंध को हम किस नाम से जानते हैं? हम किस नाम से इसको जानते हैं? ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक या बंद सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। तो यहां पर देखिए जो नो लोड पर पैदा हुई, अब नो लोड पर तो डीसी सीरीज हमारी चल नहीं सकती है, जनरेटर चलेगी तो कौन सी जनरेटर चलेगी? शंट फील्ड जनरेटर चलेगी, है ना। तो उस कंडीशन में हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि नो लोड पर पैदा हुई जो ईएमएफ है, ईजी है और फील्ड करंट है, इसके संबंध को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं ओसीसी। इसको क्या कहते हैं? ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए ये ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक की जरूरत क्यों पड़ी? इस ग्राफ को हमें क्यों बनाना पड़ा, है ना। हमें पता है कि फील्ड करंट की बात हो रही है, तो फील्ड करंट होगी यहां पर। ये फील्ड पोल्स है, ये क्या है? ये फील्ड पोल्स है। चलिए ये है आपके जनरेटर के फील्ड पोल्स, ये हो गया। ये क्या है? फील्ड पोल्स है इसके। इस फील्ड पोल्स में हमने क्या किया है? वाइंडिंग लपेटा है ना। मैं थोड़ा सा आपको वाइंडिंग लपेट के दिखा देता हूं। ये क्या है? आपने इस प्रकार से वाइंडिंग लपेटा है। इसमें आपने प्लस और माइनस डीसी सप्लाई दिया। इसमें आपने क्या दिया? ये फील्ड पोल है तो यहां पर फील्ड करंट होगी, फील्ड करंट है तो यहां पर फील्ड फ्लक्स होगी और यहां पर फील्ड का ईजी होगा, है ना, यानी कि जनरेटेड ईएमएफ होगा। तो कैसे कैसे इसके मान को हम बढ़ाते हैं? यदि इसमें हम फील्ड करंट के मान को बढ़ा दें तो फिर हमें फील्ड फ्लक्स की वैल्यू बढ़ता हुआ दिखेगा और फील्ड फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो फील्ड वाइंडिंग में, इस वाइंडिंग में जो जनरेट ईजी होगा वो मतलब कि बढ़ता हुआ दिखेगा। अब इसमें तो ईजी जनरेट नहीं होगा, जनरेट आर्मेचर में होगा, आर्मेचर में ईजी जनरेट होगा, है ना।
जो इजी जनरेट होगा वो किस में होगा, आर्मेचर में वोल्टेज। तो ये वोल्टेज का भी मान बढ़ेगा, यानी फील्ड करंट सीधे किसके समानुपाती है, जनरेटेड ईएमएफ के, है ना। तो यहां पर देखिए जब हम ग्राफ बनाएंगे इस प्रकार से, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये वाली जो लाइन है ये फील्ड करंट को बताती है और ये वाली जो लाइन है ये जनरेटेड ईएमएफ को बताती है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जैसे हमने फील्ड करंट को बढ़ाया, ये फील्ड करंट की वैल्यू हमने बढ़ाई, यहां से जनरेटेड ईएमएफ का मान बढ़ने लगता है। हमने फील्ड करंट और बढ़ाया, जनरेटेड ईएमएफ का मान बढ़ने लगा। एक टाइम ऐसा आता है कि ये अपने सेचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। किस स्थिति में, जब ये पोल सेचुरेट हो जाते हैं। किस स्थिति में, जब ये पोल संतृप्त हो जाते हैं, उस केस में यहां पर जनरेटेड ईएमएफ भी संतृप्त हो जाता है। अब फील्ड करंट का मान कितना भी बढ़ाए, वोल्टेज का मान नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये क्षैतिज रूप से बढ़ेगा। अब क्षैतिज रूप से बढ़ने से कोई फायदा थोड़ी है। अगर मान लीजिए कि यहां पर हमें 500 वोल्टेज मिल गया, तो अब आप फील्ड करंट को बढ़ाते रहिए, ये बढ़ेगा तो सही, लेकिन इसका नंबर नहीं बढ़ेगा, है ना। तो ये इसका ग्राफ है। बेसिकली हमने इसको प्रैक्टिकल रूप से देखा, इसको हमने थ्योरेटिकल रूप से देखा और ये हमारी प्रैक्टिकल रूप है ना। तो ये होता है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। अब जब आपकी शंट जनरेटर नो लोड की कंडीशन में होती है तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये सीरीज जनरेटर की भांति काम करती है। कैसे काम करेगी, सीरीज जनरेटर की भांति। और ये जो क्वेश्चन है ये आ भी सकता है आपके एग्जाम के लिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है ना, कोई भी दो राय नहीं है। देखिए जनरेटर में इंटरपोल की पोलैरिटी की दिशा कैसी होती है, इंटरपोल की पोलैरिटी की दिशा कैसी होती है, आगे आने वाले पोल के जैसे या पीछे आने वाले पोल के जैसे, किस प्रकार की होती है। मैं आपको एक चित्र बना के दिखा रहा हूं, है ना। ये क्या है, ये है आपका आर्मेचर, देखिएगा ध्यान से, ये है आपकी आर्मेचर। इस आर्मेचर में ना यहाँ पर पोल बने हुए हैं जिसको हमने क्या नाम दे दिया, मेन पोल। ये जनरेटर का कौन सा पोल हो गया, मुख्य पोल। यहाँ पर है N और यहाँ पर है S। और मैं थोड़ा दूसरे कलर से यहाँ पे बना देता हूं, ये है जनरेटर का इंटरपोल। ये क्या है, जनरेटर का इंटरपोल। अब जनरेटर का ये इंटरपोल है तो इसमें कौन कौन सी पोलैरिटी होगी, यहाँ पे N होगी या S होगी, यहाँ पर S होगी, यहाँ पर N होगी, क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा S और यहाँ पर होगी N, यहाँ पर क्या होगी, N होगी। और इस पे देखिए हमने वाइंडिंग इस प्रकार से लपेट दिया, ये हमारी क्या हो गई, वाइंडिंग हो गई, है ना, ये हमारी होगी वाइंडिंग। तो ये क्या है हमारा, ये है इंटरपोल। ये क्या है, ये है इंटरपोल और ये है इसका मुख्य पोल। ये क्या है, ये जनरेटर का है मुख्य पोल। तो देखिए इसकी पोलैरिटी की दिशा कैसी होती है, जनरेटर के आगे आने वाले पोल की जैसा। जनरेटर का आगे आने वाला पोल कैसा है, S है, तो आगे आने वाले पोल के बिल्कुल सेम है। और यहां से दिखा है ये है N पोल। जनरेटर का अगला पोल कौन सा है, N पोल। तो यहां पर भी देखिए आगे आने वाले पोल के जैसा ही इंटरपोल की पोलैरिटी है। तो इस प्रकार से होती है। अब हमें इंटरपोल की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जो न्यू टेक्नोलॉजी है, ये क्या कहती है कि भैया जो हमारी आर्मेचर रिएक्शन होती है, सॉरी कम्यूटेशन, जो कम्यूटेशन होता है, कम्यूटेशन का मतलब क्या हुआ, स्पार्किंग से। जो जनरेटर के अंदर ना स्पार्किंग हो रही है ना, उस स्पार्किंग को हम नए तरीके से अब समाप्त करेंगे। तो नया टेक्नोलॉजी है ये इंटरपोल लगा करके स्पार्किंग को क्या करना, समाप्त करना, है ना। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि सर इसका नुकीला पोल क्यों है, तो इसलिए नुकीला पोल रखा जाता है ताकि ये सेचुरेट जल्दी ना हो सके, है ना। ये क्या ना हो सके, ये ताकि जल्दी सेचुरेट ना हो सके, इसलिए इसके पोल को हम क्या करते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं। ये क्या है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स, ये है इसका मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखिए आगे आने वाले फील्ड पोल के जैसा ही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। इंटरपोल की पोलैरिटी कैसी होती है, आगे आने वाले पोल के जैसा ही होता है। और हम स्पार्किंग को क्या करते हैं, यहां से समाप्त कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप कि फील्ड पोलों के फेसज बढ़ाने की तकनीक को क्या कहा जाता है। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है ना। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि कितने स्टूडेंट हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि ये नया क्वेश्चन है। कमेंट करिएगा और जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अरे भाई यूं ही क्लास को निहारते रहने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को एक्टिव रखिए,
हर क्लास में, मेरा ही नहीं कोई सा भी आप क्लास देखिए, अपने आप को एक्टिव रखते हुए क्लास को देखिए, ठीक है ना। चलिए, फील्ड पोल के फेसज बढ़ाने की तकनीक को हम कहते हैं पोल स्टैड, रोटर स्टैड, आर्मेचर स्टैड, या इनमें से कुछ नहीं कहते। तो देखिए कहते क्या है, पोल फेसज, एक ये जो पोल है ना, ये भी क्या है, एक प्रकार का पोल है, लेकिन ये कैसा पोल है, ये है आपका प्लेन पोल। कैसा है, साधारण पोल। तो फिर पोल फेसज कैसा दिखाई देगा, वो देखिए, तो इस प्रकार से पोल फेसज होंगे। ये क्या है आपके, ये बन गया पोल फेसज। स्टैगरिंग पोल, इसको क्या कहा जाता है, स्टैगरिंग पोल कहिए या फिर पोल स्टैंड कहिए, दोनों एक ही बात है। अब देखिए ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, सवाल यहां पर आके रुक जाती है। तो हम ऐसा इसलिए करते हैं आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। किसको, आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव जो होता है ना, आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव को क्या करने के लिए, कम करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। और सबसे पहली बात कि ये वाली जो एरिया आपको नजर आ रही होगी, कौन सी एरिया, ये दोनों एरिया, ये भी और ये भी, ये जो दोनों एरिया है, ये दोनों एरिया ना बहुत ही क्या है, कम है, कम एरिया। कैसा एरिया है, कम एरिया है। और एरिया कम होने के कारण हम एरिया को कम क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है इसके पीछे, तो हम चाहते हैं ना कि पोल जल्दी से सेचुरेट हो जाए। क्या हो जाए, हम क्या चाहते हैं कि पोल संतृप्त हो जाए। अब पोल संतृप्त हम क्यों चाहते हैं भाई, इससे हमें फायदा क्या होगा, जब पोल संतृप्त हो जाएगी ना सर, तो यहां से जो फ्लक्स गुजर रहे हैं ना, वो इसके बिल्कुल सेंटर से गुजरने लगेंगे। बिल्कुल कहां से, बिल्कुल इसके सेंटर से गुजरने लगेंगे। इसीलिए इस पोल फेसज के एरिया को हम कम रखते हैं ताकि सेचुरेट जाए। कभी ये क्वेश्चन अगर बने तो आप बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ इसका आंसर दीजिएगा, है ना। और इसको हम कहां पर स्टैगरिंग कर रहे हैं, पोल पर स्टैगरिंग कर रहे हैं, ना कि रोटर पर। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए कि भाई पोल स्टैगरिंग, है ना। फील्ड पोल के फेसज बढ़ाने की तकनीक को क्या कहते हैं, पोल स्टैगरिंग कहते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन था, सुनने में भी उतना ही आपको आनंद आया होगा, है ना। तो पूरे आनंद के साथ ही क्लास को देखा करिए, क्लास आपको ना वाकई में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ब्रूसों के मध्य मौजूद ग्रेफाइट किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, सेल्फ फ्रैक्शन, सेल्फ लुब्रिकेटिंग, करंट कलेक्टिंग, वोल्टेज कलेक्टिंग। ये भी क्वेश्चन आपके लिए नया है कि नहीं, झूठ मत बोलिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये क्वेश्चन नया है ना। बिल्कुल ये क्वेश्चन नया ही है। सेल्फ लुब्रिकेटिंग, आंसर क्या हो जाएगा, सेल्फ लुब्रिकेटिंग। अभी एक और इसी ग्रेफाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बीच आ रहा है, बस आप धैर्य बनाए रखिए। सभी वेल्डिंग जनरेटर के ब्रूस किस पदार्थ के बने होते हैं, लो भैया आ गया, जिसकी हम बात कर रहे थे वो आ गया, मेटल ग्रेफाइट इसका आंसर होगा। क्या होगा, मेटल ग्रेफाइट। अब यहां से एग्जाम में और क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो भैया क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए सर, जो ग्रेफाइट होती है ये बने ब्रूस जो होते हैं उनमें धारा घनत्व कितना होता है, धारा घनत्व कितना होता है, यानी कि करंट डेंसिटी, है ना। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी कितनी होती है, तो इसका करंट डेंसिटी होता है 9 से लेकर के 9.5 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये है ग्रेफाइट से बना ब्रूस का करंट डेंसिटी का मान। और इसको कितने प्रेशर के साथ हम इसको लगाते हैं कम्यूटेटर में, तो 0.12 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो कम्यूटेटर जब रोटेट करती है ना सर, तो उस टाइम पे ये क्या करती है कि ग्रेफाइट का ब्रूस हो या फिर कार्बन का ब्रूस हो, उससे कांटेक्ट बनाती है, उसके साथ में घर्षण करती है। और अगर ये प्रेशर ज्यादा रहेगा ना तो वो जल्दी घिस जाएगी, और जो आपका कम्यूटेटर पार्ट है जनरेटर का, उस कम्यूटेटर पार्ट से ये अलग हो जाएगी। और जैसे ही संपर्क छूटा ना, जैसे ही संपर्क छूटा, वैसे ही आउटपुट में जो आपको पावर मिल रही है करंट, इस ब्रूस के द्वारा वो मिलना बंद हो जाएगा। इसीलिए तो जब ब्रूस घिस जाते हैं तो हम उसको चेंज कर देते हैं। आपने अक्सर डीसी मोटरों में देखा होगा, है ना, 0.12 किलोग्राम। अब इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप ना 1 वोल्ट होती है।
वोल्टेज कितना ड्रॉप होता है, 1 वोल्ट इसमें वोल्टेज ड्रॉप होती है। इसलिए डीसी वेल्डिंग जनरेटर के ब्रूस किस पदार्थ के बने होते हैं, ये ग्रेफाइट के बने होते हैं, मेटल ग्रेफाइट के। यहीं पर आप कार्बन ब्रूस का भी देखिएगा कितना होता है, तो जो आपकी कार्बन से बनी ब्रूस होती है, इस ब्रूस में करंट डेंसिटी कितना होता है, 5.5 से लेकर के 6.5 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। वहीं पर प्रेशर की बात किया जाए कि कितने प्रेशर के साथ, कितने दाब के साथ ये लगी होती है, 0.22 से लेकर के 0.27 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी के साथ में जब वोल्टेज ड्रॉप के बारे में पूछे तो वोल्टेज ड्रॉप लिखेगा, इसमें 2 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप होता है। कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया, 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो ये जो डेटा मैं आपके लिए लिखा रहा हूं ना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण डेटा है आपके एग्जाम के लिए। यहां से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और बन भी चुके हैं। कार्बन ब्रूस के बारे में न जाने कितने बार करंट डेंसिटी के बारे में पूछा है, वोल्टेज ड्रॉप के बारे में पूछा है, ग्रेफाइट ब्रूस के बारे में न जाने कितने बार प्रेशर के बारे में पूछा है, करंट डेंसिटी के बारे में पूछा है ना। तो आप देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर वो डाटा कलेक्ट करके रखना पड़ेगा, अपने माइंड में स्टोर करके रखना पड़ेगा। और यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाने में काफी हेल्प करती हैं, ठीक है ना। तो आपको सिलेक्शन चाहिए ना, तो छोटी चीजों पे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना, छोटी छोटी खुशियों से बड़ी खुशियां मिलती हैं, तो बस वही चीज यहां पर भी अप्लाई होता है। छोटे छोटे नॉलेज से बड़े बड़े मतलब कि बड़े से बड़ा एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। तो छोटे नॉलेज को इतने हल्के में नहीं लेना है आपको, ठीक। इलेक्ट्रिकल मशीनों की इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होता है, ये भी बिल्कुल फ्रेश और नई क्वेश्चंस है ना। तो देखिएगा, सुबह सुबह चाय के साथ ताजी ताजी क्वेश्चन, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल मशीनों की इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 10 की घात 9 से कम नहीं होना चाहिए, 10 की पावर 9 से कम नहीं होना चाहिए। क्या पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिकल मशीन की इंसुलेशन रेजिस्टेंस, याद रखिएगा। शंट टाइप ओम मीटर से आर्मेचर का रेजिस्टेंस मापते समय उसकी दोनों लीडें जोड़ने पर ओम मीटर की रीडिंग कैसी होगी। इतना आसान सवाल है ना कि कोई सा भी इसका आंसर बता सकता है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि दोनों टर्मिनल्स को जोड़ने पर, यानी कि शॉर्ट करने पर, जब कोई सा भी सर्किट शॉर्ट होती है तो उसमें क्या हो जाता है कि वोल्टेज 0 हो जाती है और उसमें रेजिस्टेंस 0 हो जाती है और करंट अनंत हो जाती है ना। करंट अनंत, रेजिस्टेंस 0। तो यही तो पूछा जा रहा है आपसे कि ओम मीटर क्या मापेगा, रेजिस्टेंस को मापेगा। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा सर, प्रतिरोध का मान 0 हो जाएगा। अगर करंट का पूछा होता तो करंट कैसा हो जाता, अनंत हो जाती आपकी करंट। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है कि 0 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ये क्लास जो है आपका साथ, हमारा साथ यहीं तक है और कल फिर से मैं आऊंगा आप सभी के बीच, है ना। और इसी प्यार से कंटेंट, इसी तरह से प्यार से कंटेंट दूंगा आपको, आपके नोटबुक तक पहुंचाऊंगा, आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में मदद करूंगा, ठीक है। ये जो क्लास है यहीं पे समाप्त होती है। तो चलिए, इसका पीडीएफ भी प्राप्त कीजिएगा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जो नाम है निमी टेक्निकल क्लासेस, उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है हमारा, और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जिस प्यार से, जिस तरह से प्यार से आपने इस क्लास को देखा, उतने ही प्यार से इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक क्लास है जो आपके एग्जाम के प्रति बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसको शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए ये जो क्लास है हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं डीसी जनरेटर का, ये कैसा क्लास है। इससे पहले वाले क्लास को भी जरूर देखिएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं आप सभी के साथ। ओके, लव यू।